दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था का पार्ट नंबर 2। याद रखिए सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट में मैंने इस पूरे के पूरे टॉपिक को समेट करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसके पहले पहला वाला लेक्चर आप सभी ने देखा होगा। देखने के बाद पंचायती राज में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं उसको हमने प्राचीन काल से लेकर के जो 1947 के बाद तक में जितनी कमेटियां बनी है, चाहे वो जो है बलवंत राय मेहता समिति हो, चाहे वो अशोक मेहता समिति हो, ठीक है, चाहे वो पीवी के राव हो, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, जितनी भी समिति बनी थी वो सभी कुछ हम लोग डिस्कस किया गया। देन हम लोगों ने पढ़ा कि पीवी नरसिंह राव जी की जब सरकार बनती है तो ये काम और आगे बढ़ता है, ठीक है। और आज उसके आगे की बातचीत हम लोग करेंगे। तो बहुत डिटेल में टॉपिक चल रही है। और याद रखेगा दोस्तों 73वां संविधान संशोधन और 74वां दोनों आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब अगर इतना देने के बावजूद आपको लगता है कि नहीं स्टडी 91 चैनल सबसे बेहतर है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट से संबंधित समस्याएं दूर हो पाएंगी। आपकी हर एक सब्जेक्ट को आप डिटेल में पढ़ पाएंगे। न विश्वास हो तो एक बार प्लेलिस्ट में आइए और देखिए कि किन किन चीजों को आपको पढ़ाया गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात आती है 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। अपने आप में थोड़ा सा टिपिकल आपको तब लगता है। अच्छा, कई बार तो बच्चे ये भी भूल जाते हैं कि 73वां संविधान संशोधन हुआ कब। अरे यार इतना छोड़ो, इतना महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसके बारे में जितना कहो कम है, जितना कहो कम है। क्यों? क्योंकि धुरी है हमारे देश की। चलिए मैं बता रहा हूं, साबित करके आपको दिखाता हूं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये आया था 1992 में। कब आया था? 92 में 73वां आया था, ठीक है। और इसके बाद जो 74वां है वो ठीक अगले साल आएगा 93 में, ठीक है। तो 92 में 73 याद रहेगा। यहां पे देखिए लास्ट में 2 है और यहां पर लास्ट में 3 है। जरा फोकस करिएगा, कई बार लोग भूल जाते हैं, ठीक है। इतना सभी लोग याद नहीं रख पाते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था। और भाग 9 आपने सुना होगा, ठीक है। भाग 9 में इन चीजों को ला करके जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची जिसमें कुल 29 विषय दिए गए हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी विषय में विधि बनाने की शक्ति भी बताई गई है, ठीक है। और 16 नए अनुच्छेद बना करके हमारे संविधान में जोड़े गए। कितने? 16 नए अनुच्छेद। पहले से 243 था, लेकिन उसी 243 में बात आगे बढ़ी और ए से लेकर ओ तक, ए से लेकर ओ तक, ठीक है। ओ किस नंबर पे आता है? नहीं पता। ओ आता है 15 पे। रीजनिंग नहीं पढ़ा क्या? चलो जल्दी से बताओ जरा। तो टी किस पे आता है? 20 पे। के किस पे आता है? 11 पे। एफ किस पे आता है? 6 पे। पी कितने पे आता है? 16 पे। तो ये सब याद रखिए, ठीक है। ओ किस पे आता है? 15 पे। यल किस पे आता है? यल 12। लव तो नहीं सुना लगता है। आप एक बार रीजनिंग का वीडियो देखिए, बहुत पुरानी बात है, तब आती थी। तो याद रखेगा ए से लेकर 15 तक, यानी 243 अनुच्छेद है। उसके अलावा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ तक आता है दोस्तों। कुल मिला जुलाकर 16 कैसे हो गए? क्योंकि ओ आता है 15 पे, तो 15 ये खुद है और प्लस 101 अनुच्छेद एक्स्ट्रा है 243, जिसके आगे ए नहीं लगा है, तो ये वाला हो गया। तो 15 1 16, कुल मिलाकर के 16 अनुच्छेद संबंधित हैं किससे? इस पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या क्या किसमें बताया गया। अब सब डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज, ठीक है। यहां पर देना दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को। कब? 1993। ये आया 1992 में और बात कर रहा है 93 की। तो 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? एक प्रश्न और आपकी परीक्षा में, ठीक है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 24 अप्रैल को। कब? 24 अप्रैल को, ठीक है। आगे देखिए, कहा संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के बाद पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो मध्य प्रदेश था। 2-3 क्वेश्चन बना। मैंने आपको पढ़ाया था कि इसके बारे में सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट कहां चलाया गया? आंध्र प्रदेश में। कहां पर इसको लागू किया गया था? राजस्थान के नागौर में। जब इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, क्या दे दिया गया? अभी तक संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। हाँ, स्थानीय स्वशासन जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। डिपार्टमेंट बन रहा था, समितियां बन रही थी, कमेटियां आ रही थी, उनकी सिफारिशें आ रही थी, सरकार सिफारिश मान रही थी, उस पर सरकार काम कर रही थी, लेकिन उनको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। अब इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया। संवैधानिक दर्जा माने होता क्या है? अरे संवैधानिक दर्जा मींस किसी चीज को जब संवैधानिक दर्जा मिल जाता है तो वह हमारे संविधान का हिस्सा हो जाता है। क्या हो जाता है? वो हमारे संविधान का अंग हो जाता है। तो इसको संवैधानिक दर्जा देकर के इसको संविधान का अंग बना लिया गया। अरे तभी तो 243 से लेकर के 243 ओ तक प्रावधान किया गया। आज भी आपसे पूछा जाता है क्या नीति आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ? ना 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 ना।
उसको हमारे संविधान में नहीं शामिल किया गया है, वो संविधानेतर हो जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। कह संवैधानिक दर्जा जब इसको मिल गया तब इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन? एमपी। इसीलिए दोस्तों मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में पंचायती राज का बड़ा उल्लेख है, ठीक है, तो शुरू से हुआ है और सबसे पहला चुनाव 1994 में कंडक्ट कराया गया था मध्य प्रदेश में, इसको भी आप जरा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आजादी के बाद भारत के विकास की अगर हम बात करें, आजादी के बाद भारत के संविधान को जरा देखिए, कह रहा है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में बताए गए हैं। किसमें? भाग 4, याद रखिए, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक हैं। कितने? 36 से लेकर 51 तक, कुल 15 अनुच्छेद हैं। कितने? 15 अनुच्छेदों में इसकी चर्चा की गई कि राज्य को कल्याणकारी राज्य कैसे बनाया जाए, राज्य को कल्याणकारी राज्य कैसे बनाया जाए, इसके बारे में बताया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और यह व्यवस्था ली कहां से गई है? तो याद रखिए आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो राज्यसभा में मनोनीत होने वाले 12 जो सदस्य होते हैं, वह व्यवस्था भी कहां से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। खैर बात की बात है, यहां पे देखिए, कर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भाग 4 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 40 है, उसमें ग्राम पंचायत की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू दी पॉइंट, नोट करिए। इसमें राज्यों के पंचायत गठन के बारे में बताया गया है, इसको ध्यान रखेगा। पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद, अब दोस्तों सब अनुच्छेद तो आपको याद नहीं करना है, क्योंकि है तो 16, तो 16 में सर क्या याद करें क्या ना याद करें, तो जो याद करने लायक हो मैं स्टार लगा दूंगा, कम से कम तो वो याद कर ही लेना। वैसे तो 16 के 16 इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। 243, तो सबसे पहले दोस्तों इसकी परिभाषा दी गई, ठीक है। सबसे पहले 243 में क्या किया गया? पंचायतों से संबंधित परिभाषाओं को बताया गया, तो पहले परिभाषा है, ठीक है। 243A में दोस्तों ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? ये पूरी पंचायत व्यवस्था कहां के लिए लागू की जा रही है? ग्राम सभा के लिए, गांव के लिए। तो 243A किसको बताता है? ग्राम सभा के लिए। दोनों स्टार लगाइए और दोनों कम से कम आप याद रखेगा, ठीक है। इसके बाद 243B में पंचायत का संविधान बताया गया। संविधान मतलब क्या क्या कार्य है, कैसे कैसे, मतलब उसके बारे में पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया। ये तो संविधान है, तो इंस्ट्रक्शन है पंचायतों का। ये कहां पर दिया गया? ये 243B में दिया गया। तो पहले ग्राम सभा और बाद में पंचायतों का संविधान। इसके बाद क्या? सी में दोस्तों पंचायतों का गठन बताया गया। गठन माने स्ट्रक्चर। अब यहां पे पॉइंट नोट करिएगा, सी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके आगे डबल ट्रिपल स्टार लगा दीजिए, यही वाला परीक्षा में खूब पूछता है, गठन, ठीक है। तो गठन याद रखिए सी में है। किसमें है? गठन 243C में है, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए 243D में सीटों के आरक्षण के बारे में बताया गया, जैसे महिलाओं का आरक्षण हो गया, SC ST का आरक्षण हो गया, ठीक है। OBC वालों का आरक्षण तो राज्य के ऊपर डिपेंड करता, वो हो गया। तो इसके बारे में जो आरक्षण है सीटों का, उसके बारे में ये 243D में बताया गया है, ठीक है। और इसी तरह से कार्यकाल के बारे में, टेन्योर के बारे में किसमें बताया गया है? ई में बताया गया है। पंचायतों का कार्यकाल कितना होगा, अभी डिटेल में बताऊंगा एक एक को, ठीक है। इसके बाद यप में दोस्तों, यप माने फेल, इसमें स्टार लगा लीजिएगा, ये खूब परीक्षा में पूछता है, ठीक है। कम से कम देखिए आप किसको याद रखेंगे? C, D और F को याद रखेगा। C में क्या था? C में संरचना था, C में संरचना था। D में क्या था दोस्तों? D में याद रखिए, D में क्या है? यहां पर देखिए दिया हुआ आरक्षण, ठीक है, आरक्षण है, D में आरक्षण है। और यम में फेल्योर, फेल्योर मतलब अयोग्यता, अयोग्यता, तो ये दिया गया है। ये कम से कम आप याद रखेगा, ये 3, ठीक है। आगे दे रहा G में कर पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया। G20, ठीक है। तो G से G20, G7 करके याद रखेगा कि G में उनको क्या बताया गया, उनके बारे में उनकी क्या शक्ति है, सब कुछ बताया गया, ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद 243H, इसमें करारोपण की शक्ति के बारे में बताया गया अलग से। 243I में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। वित्त आयोग जो कि अनुच्छेद 280 में है, उसकी चर्चा यहां लाके की जा रही है। उसके बाद 243J में पंचायतों के लेखा अंकेक्षण की बात की गई है। ये सब आप मत याद रखें। पंचायतों का चुनाव याद रखें, किसमें? 243K में। तो यहां पर नोट करिए के में क्या है दोस्तों? के में चुनाव है, के चुनल जाही, ठीक है, मतलब किसका किसका चुनाव होगा? के याद रखेगा। के
के किसके लिए है? कैंडिडेट के, वैसे सी से कैंडिडेट होता है बट याद रखे के। तो मैंने कहा ना सी से संरचना याद रखिए, स्ट्रक्चर याद रखेगा, आरक्षण याद रखेगा, योग्यता याद रखेगा और चुनाव, ठीक है, चुनाव याद रखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अगर इतना नहीं याद कर पाए ना फिर कोई मतलब नहीं, परीक्षा में बस इतना ही पूछेगा, ठीक है। आगे दे रहा है यल में दे रहा है संघीय क्षेत्रों पर जब लागू होगा तब ये कैसा होगा उसके बारे में बताया गया। यम में दोस्तों कतिपय मामलों में इस भाग को लागू होना, ठीक है, कुछ अलग स्पेशल कंडीशन के बारे में बताया गया। यन में पहले से विद्यमान कानून एवं पंचायतों का लागू रहना और चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, ये लास्ट में ओ पर बताया गया। तो स्टार्टिंग में जितना इंपॉर्टेंट हो मैंने आपको बता दिया, उतना कम से कम आप याद रखेगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। सी में संरचना याद रखेगा, डी में आरक्षण याद रखेगा, एफ में अयोग्यता याद रखेगा, ठीक है, फेल्योर, और इसके बाद क्या था एफ, और उसके बाद आपका के माने कैंडिडेट हो गया, यानी चुनाव के बारे में बताया गया था। तो इतना कम से कम आप ध्यान दीजिएगा, निवेदन है। अगर ध्यान देंगे जो बता रहा हूं रिसर्च करके बता रहा हूं, बिना रिसर्च के नहीं बता रहा हूं, ठीक है, आपके भले के लिए समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दे रहा है पंचायत का गठन एवं संरचना, ठीक है। तो गठन और संरचना करा, ये बी में दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में बताया गया और सी में संरचना के बारे में बताया गया, ठीक है। तो त्रिस्तरीय पंचायत की बात कहां है? 243 बी में, और सी में संरचना याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, संरचना एक बार मैं आपको बता भी देता हूं। जैसे क्या होता था, अभी तक हमने पढ़ा कि किसने, बलवंत राय मेहता जी ने त्रिस्तरीय पंचायत की बात की। क्या क्या बोला? ग्राम स्तर बोला था, प्रखंड स्तर बोला था यानी मंडल स्तर, और जिला स्तर, ये 3 स्तर बोला था। तो वही यहां पर है, कह ग्राम पंचायत है ग्राम स्तर पर, ठीक है, मंडल हो गया, ब्लॉक या मंडल हो गया, इसी तरह से जिला हो गया। तो वही 3 स्तर है, वही तीनों चल रहे हैं, क्योंकि बाकी के आगे जो लोग भी अपना प्रस्ताव दिए, सिफारिश रखे, उनको रिजेक्ट ही कर दिया गया फाइनली। अब देखिए कह रहा कि 1000 जनसंख्या, उससे ज्यादा जनसंख्या है तो मान के चलिए यहाँ पे प्रधान होता है। कौन होता है? प्रधान। ग्राम प्रधान का नाम सुना होगा, वो जो गांव का मुखिया होता है, ग्राम प्रधान, ठीक है। इसी तरह से ब्लॉक स्तर पर, क्योंकि मध्यवर्ती या क्षेत्र समिति भी इसको कहा जाता है, तो यहाँ पर प्रमुख होता है। आपने सुना होगा ब्लॉक प्रमुख, चुनाव भी होता है ब्लॉक प्रमुख का, ग्राम प्रधान का चुनाव, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, ठीक है। इसी तरह से जिला स्तर पर जिला पंचायत होता है। क्या होता है? जिला पंचायत, और इसके लिए जिला अध्यक्ष भी होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष, ठीक है, आप बोलते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष। तो ये तीनों स्तर हो गए, और आप इन तीनों स्तर का नाम अपने निजी लाइफ में जरूर सुने होंगे, ठीक है। आगे बढ़िए बताता हूं दोस्तों। कहा जा रहा है कि मान लीजिए कोई राज्य है, अगर वहां पर 20 लाख से कम, देखिए इसका मतलब एक कमी को बता रहा है, ठीक है, 20 लाख से कम जनसंख्या होती है वहां की, तो मध्यवर्ती स्तर की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप कहोगे 20 लाख से कम भी जनसंख्या है क्या? हाँ, अगर ऐसा होता है तो फिर मध्यवर्ती नहीं, हालांकि जनसंख्या तो बढ़ेगी तो फिर अमेंडमेंट भी किया जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये तो बात की बात है। जैसे गोवा है दोस्तों, तो गोवा में आज भी 3 स्तर हैं, और गोवा में अलग अलग 3 स्तर हैं। जैसे ग्राम पंचायत हमारे यहाँ, तो ग्राम उनके यहाँ भी है, लेकिन हमारे यहाँ प्रखंड है या मंडल है, ठीक है, या ब्लॉक प्रमुख है, लेकिन उनके यहाँ तालुका समिति है। वैसा ही है, लेकिन बस नाम चेंज हो गया, यहाँ पर तालुका समिति आ गया। और तीसरे नंबर पे जिस तरह से हम लोग यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, जिला पंचायत होती है, उसी तरह से यहाँ पर जिला परिषद है। समझ में आ रहा है? तो ये गोवा की स्पेशली बात कर रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में याद रखिए, यहाँ पर पंचायत वाला सिस्टम नहीं है। मतलब ये बीच वाला जो है ना, ये सॉरी पंचायत वाला जो सिस्टम है यहां से हटाई दिया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर यह भी कहा गया कि जनजाति परिषद, जहां पर जनजाति ज्यादा होती है वहां पर पंचायत के स्थान पे जनजातीय परिषद होता है। क्या होता है? जनजाति परिषद। और याद रखिए मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। अरुणाचल का नाम मत लीजिएगा गलती से भी। क्यों? क्योंकि अरुणाचल में दोस्तों यस्सी है ही नहीं, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा आगे चल के। यहां पर देख लीजिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की संस्थाएं हैं, जिसके बारे में परीक्षा में खूब जो है पूछता रहता है आपसे। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे स्तर की बात कर रहा हूं, एक स्तरीय, यहाँ एक स्तरीय मतलब जहां केवल एक ही संस्था है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। जैसे अभी मैंने नाम लिया त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, ठीक है, जम्मू कश्मीर, केरल, ये वो राज्य हैं जहां पर सिर्फ ग्राम पंचायत है, एक ही ग्राम पंचायत है बस। कहीं कहीं पर 2 स्तरीय भी है, जैसे असम है, उड़ीसा है, एमपी है, कर्नाटका है, हरियाणा है, ठीक है। यहाँ पर 2 स्तर है, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, बस 2 ही स्तर है, ठीक है। मतलब बलवंत राय मेहता जो कह के गए उसके अपवाद में भी बहुत सारे राज्य हैं। त्रिस्तरीय में ग्राम पंचायत जिला, ये हमारे उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है,
एमपी मत करिएगा। मध्य प्रदेश में क्या, देखिए मध्य प्रदेश अलग है, यहाँ पर द्विस्तरीय व्यवस्था चलती है, ठीक है, द्विस्तरीय। इसी तरह से हमारे यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र हो गया, यूपी बिहार हो गया, हिमाचल गुजरात तमिलनाडु राजस्थान हो गया, यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। और एक जगह दोस्तों 4 स्तरीय भी है, कहां पर, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय। आप कहोगे कौन सा स्तर बढ़ गया यहाँ पर, क्योंकि आप तो 3 ही का नाम जानते हो, तो ग्राम और यहाँ पर देखिए जिला, ग्राम और जिला एक साथ है। प्रखंड वाले में 2 स्तर यहाँ पर है, एक अंचल पंचायत है, दूसरा आंचलिक परिषद है, ठीक है, अंचल पंचायत और आंचलिक परिषद। तब क्या करता है ना, अब परीक्षा में देखिए यहीं से आपको परेशान करने लगता है, पूछेगा कहां पर 1 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, अब पता नहीं, परेशान आप। 1 स्तरीय से 3 स्तरीय सुने थे, 1 स्तरीय परीक्षा में पूछ दिया, यहीं से पूछेगा 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहां है, तो याद रखिए सिर्फ एक ही राज्य है, पश्चिम बंगाल, और कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है, ठीक है। तो आपसे बता रहा हूं, जो चीजें समझा रहा हूं उनको आप पढ़िए ध्यान से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्थानीय निकायों की बात कर लेते हैं। 243 में ही स्थानीय निकायों के बारे में बताया गया, स्थानीय निकाय, ठीक है। अब देखिए ये पर क्या, यहां पर क्या है, कह रहा योग्यता क्या है, ठीक है, तो योग्यता और अयोग्यता दोनों बताऊंगा। अयोग्यता के बारे में 243F मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। योग्यता क्या होनी चाहिए, सुनिएगा, विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं, 25 साल उम्र की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए उम्र थोड़ी सी कम भी लिया है, 21 वर्ष की उम्र भी चलेगी। हालांकि सदस्यता कैसी हो, विधानसभा सदस्य बनने की सदस्यता, लेकिन विधानसभा में सदस्य बनना हो तो कितना, ठीक है, इसको समझिए। और यहां पर दे रहा है कि किसी विधि द्वारा वंचित न किया गया, पागल दिवालिया न हो, भारत का नागरिक हो, ये सारा चीज आप इसमें ऐड कर दीजिए। हाँ, इसकी अयोग्यता के बारे में पूछेंगे तो ये अपने बताया गया फेल, ठीक है। निर्वाचन की बात करें दोस्तों, तो ग्राम हो गया, गांव हो गया, माध्यमिक हो गया, जिला हो गया, इन तीनों ही स्तर पर सदस्य चुने जाते हैं। क्या किए जाते हैं, सदस्य चुने जाते हैं, और ये सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता स्वयं चुनती है, प्रत्यक्ष रूप से जनता स्वयं चुनती है इन सदस्यों को, चाहे वो गांव स्तर हो, चाहे वो माध्यमिक स्तर हो, प्रखंड हो, चाहे वो जिला स्तर हो, तीनों ही सदस्यों को जनता चुनती है स्थानीय निकाय में। लेकिन एक बात और याद रखिए, माध्यमिक और जिला में कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष सदस्य नहीं, सदस्य तो जनता चुनेगी, लेकिन अध्यक्ष जो होते हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ये जनता इनका चुनाव नहीं करती है। यहां जनता जिन्हें चुनी रहती है ना, उनके द्वारा अध्यक्षों का चुनाव होता है। जैसे ब्लॉक प्रमुख जो होते हैं ना, तो ब्लॉक प्रमुख को जनता नहीं चुनती है और ना ही जिला पंचायत को चुनती है, ठीक है। उनके नीचे के जो लोग होते हैं ना, वो लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तभी आपसे बोल रहा है कि सदस्य जो हैं वो सदस्य जनता चुनेगी, अध्यक्ष जनता नहीं चुनेगी, सदस्य जनता चुनेगी। एक क्वेश्चन यहां भी बनता है और लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बड़ा कंफ्यूजन मन में आता है। नॉर्मली पूछो ना, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में कौन हिस्सा लेता है, अब आधा लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो अगर सदस्य है, जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में कौन हिस्सा ले, जल्दी से बोल दीजिए, जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में कौन हिस्सा लेता है, और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कौन हिस्सा लेता है। अब यहीं पे डाउट आ जाता है लोगों को, तो आप डाउट मत रखिएगा, समझ जाइए, अध्यक्ष का चुनाव जनता नहीं करती है, वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, और प्रत्यक्ष रूप से जनता जिन्हें चुनती है वो सदस्य होते हैं। और तीनों स्तर पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, ग्राम स्तर पे बात करें तो ग्राम स्तर पे जो अध्यक्ष की बात हो रही दोस्तों, ये विधानमंडल द्वारा जो निर्धारित चुनाव प्रक्रिया है उसके अनुसार चुने जाए। अरे ग्राम प्रधान भाई, अध्यक्ष कौन होगा गांव का, कौन होगा बताइए, कोई अलग से थोड़े आ जाएगा। तो कभी अगर ऐसे टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो सेंस लगाइए, यही तो पढ़ना आपको सीखना है। कभी टेक्निकल लाइन दे दिया, परेशान हो गए, सर क्या दे दिया, बहुत कठिन आ गया। ग्राम स्तर पर अध्यक्ष, हमारे गांव में तो कोई अध्यक्ष नहीं है, पता है गांव में अध्यक्ष नहीं होता है, मुखिया होता है ना, वो कैसे चुना जाता है बताओ, आप कराते हो चुनाव, कैसे चुना, नहीं सर वो नोटिफिकेशन आता है, कौन देता है नोटिफिकेशन, राज्य देती है ना, तो हो तो गया, राज्य विधानमंडल जो तरीका बनाए उस तरीके से चुनाव होगा, बात खत्म, वही तो बता रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, कार्यकाल की बात आ जाए तो कार्यकाल सामान्यतः ये 5 वर्ष का होता है कार्यकाल, लेकिन इन केस अगर मान लीजिए भंग हो जाती है तो क्या होगा, तो दे रहा है कि कार्यकाल जो होगा वो गठन जब भी गठित होगा तब से लेकर के 5 साल, और नया निर्वाचन जो होगा वो कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही कोई नया आ भी जाएगा, सीट खाली नहीं रहनी चाहिए तो नया आ भी जाएगा। और भंग होने के 6 माह के पूर्व ही चुनाव कराए, जैसे पता है कि खत्म होने वाला तो 6 महीने पहले ही चुनाव की तैयारी कर ली जाती, लेकिन इन केस मान लीजिए 3 महीने पहले भंग हो गई अचानक से, तो फिर चुनाव फिर नहीं होगा, फिर वहां पर पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो कह रहा है कि यदि सिर्फ 6 महीने का शेष कार्यकाल हो तो फिर आवश्यक नहीं है कि एक बार चुनाव कराओ फिर दोबारा कराओ, नहीं, ज्यादा समय है तब ऐसा करते हैं। तो ये चुनाव वाली बात होगी। आरक्षण की बात हो गई, आरक्षण की बात मैंने बताया ना इंपॉर्टेंट है, ये अपनी अयोग्यता है उसको जानिए, सी में संरचना थी उसको जानिए,
ठीक है। उसके बाद डी में आरक्षण है, उसको जानिए, नहीं जानेंगे तो गड़बड़ होगा और फिर हमसे मत कहिएगा कि सर परीक्षा में आए और हम कर नहीं पाए, क्योंकि इससे ज्यादा आपका सहयोग नहीं किया जा सकता है। भाई मैं आपको सिर्फ पढ़ा सकता हूं, पढ़ना तो आपको है, मेहनत आपको करना है, तो मेरा साथ दीजिए और पढ़ते चलिए। आरक्षण की बात करें तो 243 डी मत भूलिएगा, कह रहा है एससी एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। सही भी है, जहां जितने अनुपात में एससी एसटी होंगे वहां उसी अनुपात में उनको आरक्षण दिया जाए, बिल्कुल सही है। और महिलाओं का भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि उनके बारे में पहले कहा गया कि 1/3 जो आरक्षण उनको दिया जाना चाहिए, तो वो भी रखा गया। हाँ, अगर ओबीसी की बात आ रही, अदर बैकवर्ड कास्ट की बात आ रही है, तो ओबीसी राज्य जैसा चाहे वैसा कर सकती है। राज्य के ऊपर है कि कितना आरक्षण देना है, बढ़ाना घटाना है, अधिक देना कम देना, वो राज्य की इच्छा के ऊपर छोड़ दिया गया। ठीक है, आगे दे रहा है दोस्तों एससी शेड्यूल कास्ट की बात करें, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अरुणाचल प्रदेश में कोई है ही नहीं एससी है ही नहीं। इसी तरह से जिस तरह से हरियाणा में एसटी नहीं है, उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में एससी नहीं है। ठीक है, तो याद रखें अरुणाचल प्रदेश में आरक्षण व्यवस्था भी नहीं है। किसको दे आरक्षण? हाँ, जब है ही नहीं वाले अनुपात में है ही नहीं तो दे किसको? करा 83वां संविधान संशोधन सन 2000 में आया था, यहां पर याद रखेगा। यूपी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे दोस्तों, तो राज्य विधानमंडल ने सन 2000 में ओबीसी को आरक्षण देने की व्यवस्था बनाई थी, और एक बार जो पंचायती राज अधिनियम 1947 में एक बार संशोधन भी कराया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो अभी तक बात हुई दोस्तों ग्रामीण व्यवस्था पर, ठीक है, स्थानीय स्वशासन पर बात हुई, ग्राम पंचायत पर बात हुई। मैं चाहता हूं कि आप नगरीय प्रशासन के बारे में लगे हाथ पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं खाली ग्राम पंचायत ही पढ़ेंगे, नगर पंचायत नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है नगर प्रशासन या नगर पालिकाएं। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, जिस तरह से वहां पे 73वां संविधान संशोधन था, यहाँ पे 74वां संविधान संशोधन आया, सन 1993 आया, क्योंकि वो वाला 92 में 93 में लाइन से है। वो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, और यहाँ पर देखिए 1 जून 1993 से लागू किया गया। ठीक है, वो भी 24 अप्रैल 1993 में ही लागू हुआ है। ठीक है, 92 में तो खाली संशोधन हुआ था, 93 में लागू हुआ था, तो उधर वो अप्रैल में लागू हुआ, मई छोड़ जून में तब तक क्या आ गया, नगर पालिका वाली व्यवस्था आ गई। ठीक है, तो याद रखिए, सर्वप्रथम कानूनी रूप से अगर देखा जाए कि कब पहली बार नगर निगम बना था या इस तरह की चीजें बनी थी, तो 1687 में। आप कहोगे सर बड़ा पुराना बोल रहा है, 1687 सही दिया कि गलत है? सही है। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी व्यापार करने के लिए, और फ्रांसिस डे उसका एक सदस्य था, उसी ने सबसे पहले जो है कुछ जमीनें ली थी इस काम के लिए। तो 1687 में मद्रास में सबसे पहले नगर निगम बना था। क्या बना था? सबसे पहला नगर निगम भारत का वो 1687 में ही बन चुका था। हालांकि जो व्यवस्थाएं आई वो हमने पढ़ा कि 17 अभी पिछले वाले क्लास में पढ़ा है ना मैंने आपको कि 1793 में तीनों प्रेसिडेंसियों में स्थानीय स्वशासन की बात की गई। 1842 में बंगाल अधिनियम आया, तो ये हुआ कि प्रेसिडेंसियों से बाहर भी हमें विकास करना चाहिए। ये चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, तो ये चीजें दे रहा है कि पहली बार नगर निगम ये ब्रिटिश सरकार के सहयोग से दोस्तों आया। ठीक है, मद्रास में आया सबसे पहले, और 1993 का जब चार्टर एक्ट आ गया तो उसमें मद्रास हो गया, कलकत्ता हो गया, बंबई हो गया, इन तीनों को भी इसमें शामिल किया गया। करा भारत सरकार अधिनियम 1919 आया। ठीक है, उसमें नगरीय प्रशासन के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए। जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, पुरुषोत्तम दास टंडन हो गए। इसमें से नेहरू जी की बात करें दोस्तों, तो उस समय इलाहाबाद नगर पालिका के 2 बार अध्यक्ष भी चुने गए थे, 24 और 25 में। ठीक है, 1924 में बेलगांव अधिवेशन याद आया महात्मा गांधी जी का, याद रखिएगा, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया है। और 1925 वाला कहां पर हुआ है? कानपुर में हुआ है। कौन की किसने किया था अध्यक्षता कांग्रेस अधिवेशन की? तो याद रखिए सरोजनी नायडू ने, भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी, वो भारतीय थी मूल रूप से, क्योंकि इसके पहले भी एनी बेसेंट ने किया था, 1917 में किया था, तो वो ठीक है, वो विदेशी थी लेकिन भारत में किया था, तो ठीक है 1917, और उसके 8 साल बाद 1925 में वाला, और फिर 8 साल बाद 1933 में फिर हुआ था, वो किया गया था। ठीक है, उसको याद रखिएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, स्वतंत्रता के बाद की अगर एक बार स्थिति परिस्थिति को समझें तो फिर यहां पर बहुत सारे जो है समितियां बनी। करा कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में सीधा हम लोग चलते हैं 1989 में 65वां संविधान संशोधन विधेयक जब उन्होंने लोकसभा में पारित किया, वहां तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में फेल हो गया था। पढ़ाया था कल मैंने आपको, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगली बार दोस्तों जब पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी तो उन्होंने इस चीज को लोकसभा में भी पास कराया और राज्यसभा में भी पास कराया। इस तरह से यह व्यवस्था आगे बढ़ी। 20 अप्रैल को राष्ट्रपति ने जो है सिग्नेचर भी कर दिया और यह व्यवस्था पास हो गई। 74वां संविधान संशोधन, ठीक है,
1992, 93 करिए यहाँ पे, ठीक है 93, ठीक है 92 नहीं 93, वो 73वां था, ठीक है। तो इसको याद रखेगा दोस्तों। 1 जून 1993 को ये लागू कर दिया गया, ठीक है। करा भाग 9 क यहाँ लाया गया, 12वीं अनुसूची लाई गई जिसमें 18 विषय दिए हुए थे और 18 नए अनुच्छेद लाकर जोड़ दिए गए, जो कि 243 त से लेकर के 243 या छ तक थे, ठीक है, या छ तक थे, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिस तरह से आपने ग्राम पढ़ा उसी तरह से आपको नगर भी पढ़ना है, कुछ भी अंतर नहीं, सेम टू सेम है। देखो लाइन टू लाइन मैच करेगा सब कुछ। देखिए जैसे ग्राम पंचायत था ना, वैसे नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत के जैसा ही नगर पंचायत है, ठीक है। जैसे गांव का एक ग्राम प्रधान होता था, उसी तरह से नगर पंचायत का भी एक अध्यक्ष होता है। जैसे वहां पे प्रधान होता था, यहाँ पे अध्यक्ष होता है। अच्छा एक चीज और जरा, गांव से नगर में बदल रहे शहर। देखो शहरीकरण का नाम आपने सुना है, शहरीकरण या नगरीकरण। तो एक दो कॉन्सेप्ट होता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि गांव से लोग शहर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, अपने लड़के बच्चे माता पिता सबको लेके चले जाते हैं, वहीं अपनी दुनिया बना लेते हैं, गांव छोड़ देते हैं। तो ऐसे में शहरीकरण होता है, लोग पलायन करते हैं, शहर के आकार बड़े होते हैं और गांव छोटे होते सिमटते हुए चले जाते हैं। लेकिन इस व्यवस्था में गांव ही शहर बन रहा है, गांव ही शहर बन रहा है, धीरे धीरे गांव विकसित हो रहा है। आप कई सारे अपने आसपास के मार्केट को देखो, आपको लगेगा पिछले 2 साल पहले यार तो बड़ा छोटी मार्केट थी, अभी बड़ी हो गई है, 2 साल बाद जाओगे और बड़ी और बड़ी और बड़ी, तो मार्केट बढ़ता चले जा रहा है। तो ये जो मार्केट बढ़ रहा है ना, ये क्या धीरे धीरे तब्दील, यही एक दिन शहर बन जाएगा। आज से 10-20-30 साल बाद क्या बन जाएगा, एक छोटा सा टाउन एरिया हो जाएगा, शहर हो जाएगा। तो वही है यहाँ पे नगर पंचायत। तो ऐसे गांव जो धीरे धीरे तब्दील हो रहे हैं शहर में, अगर आबादी ज्यादा है तो फिर वहां पर नगर पंचायत अध्यक्ष हो जाएगा। और दूसरा लेवल दिया गया नगर पालिका परिषद को। जैसे हमारे यहाँ प्रखंड स्तर होता था जिसमें ब्लॉक प्रमुख होते थे ना, ब्लॉक प्रमुख, उसी तरह से यहाँ पर नगर पालिका परिषद है, ठीक है। तो नगर पालिका परिषद जहां होगी, ये छोटे नगरीय क्षेत्र होंगे जहां पर क्या होंगे, अध्यक्ष चुने जाएंगे। दोस्तों यहीं पे नगर पालिका भी होती है, ठीक है। नगर निगम और नगर पालिका दो चीजें आपने सुना होगा। नगर पालिका ये छोटे स्तर पर होती है, नगर निगम बड़े स्तर पर होती है। जब कोई क्षेत्र औसत से ज्यादा बड़ा हो जाता है, मिलियन में उनकी जनसंख्या हो जाती है, तो ऐसे में उनको क्या कर लिया जाता है, उनको नगर निगम घोषित कर दिया जाता है, पालिका से निगम, ठीक है, पालिका से निगम। तो कह रहा नगर निगम, जो बड़े नगरीय क्षेत्र होते हैं जहां 10 लाख से अधिक की जनसंख्या होती है, उनको नगर निगम वहां बना दिया। जैसे इलाहाबाद नगर निगम है, वाराणसी भी नगर निगम में आता है, आगरा नगर निगम में आता है, कानपुर भी आता है, मेरठ भी आता है, ठीक है। ये सब याद रखिए। उत्तर प्रदेश में 7 हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए करा क्षेत्र, जिन्हें कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जिन्हें राज्यपाल द्वारा औद्योगिक नगरी भी घोषित कर दिया जाता है। हालांकि वहां नगर पालिका का गठन नहीं होगा, ऐसा 243 क्यू में बताया गया। ओ तक तो ग्राम वाला था, उसके आगे फिर क्यू स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा। ओ के बाद पी से क्या, पी से पालिका, पी से पालिका स्टार्ट हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, जहां पर 10 लाख से अधिक की जनसंख्या होती है वहां पर महानगर होता है, और महानगर में या तो महापौर हेड होता है, जैसे नगर पालिका अध्यक्ष होता है ना, जैसे गांव का प्रधान होता है, उसी तरह से पूरे के पूरे महानगर का जो हेड होता है उसको महापौर या फिर मेयर बोला जाता है, ठीक है, महापौर या मेयर बोला जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, योग्यता की बात आती है। अच्छा, वहां क्या योग्यता थी, यही नहीं कहा गया था कि विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखा हो और फिर भी 21 साल और फिर दिवालिया पागल ना हो, भारत का रहने वाला हो। तो वही चीज यहां भी है, सेम योग्यता यहां पर है। अच्छा, वहां निर्वाचन में क्या था, सदस्यों का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है लेकिन अध्यक्षों का नहीं करती है। तो यहां पे क्या दिया, देखिए कर सभी स्तर पर अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है, क्योंकि शहर आ गया ना, शहर आ गया तो चुनाव पूरी तरह से जनता भागीदार होगी और जनता चुनेगी, एक एक लोगों को चुनेगी। लेकिन गांव स्तर पे नहीं था, अध्यक्षों का चुनाव वो डायरेक्ट नहीं था, वो इनडायरेक्टली था, अप्रत्यक्ष रूप से था, ठीक है। तो याद रखिए ये अंतर होता है, यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर है। अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना, यही अंतर आप जो है केयर नहीं करते। जब मैं आपसे बोलता हूं रुको, यहाँ पढ़ो, रुको, ध्यान से देखो, देखो ये निर्वाचन वो निर्वाचन में थोड़ा सा अंतर है। वहां सदस्यों को जनता चुनती थी, अध्यक्ष जो होते थे जैसे जिला परिषद अध्यक्ष या ब्लॉक प्रमुख, वो जनता उनका चुनाव डायरेक्टली नहीं करती थी, इनडायरेक्टली उनका चुनाव होता था, अप्रत्यक्ष रूप से वो निर्वाचित किए जाते थे। लेकिन यहाँ पे अगर महापौर है, उससे बहुत बड़ा पोस्ट है, अरे वो गांव स्तर है, सबसे न्यूनतम स्तर पे चल रहे हो, यहां सबसे हायर लेवल पे चल रहे हो। महानगर, इससे बड़ा क्या होगा बताओ, महानगर ही हो सकता है, महानगर के ऊपर कुछ है नहीं, ठीक है। तो महानगर, अब वहां का मेयर या महापौर, उसका चुनाव भी जनता
करेगी। ठीक है, तो ये हो गया निर्वाचन। कार्यकाल वही 5 साल, वहां भी यहां भी। भंग होने पर निर्वाचन के 6 महीने के अंदर बना दी जाएगी और नहीं है समय तो छोड़ दो। ठीक है, कह रहा यदि विघटित न्यायपालिका का 6 महीने से कम हो, ठीक है, तो फिर आवश्यकता नहीं है। सेम टू सेम, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। आगे दे रहा आरक्षण, वहां पे क्या कहा गया था आपको याद होगा, SC/ST को अनुपात के आधार पर आरक्षित करेंगे, यहां भी वही चीज है। ठीक है, महिलाओं के लिए 1/3 सीट की व्यवस्था करेंगे, वहां भी था और यहां भी दिया है। ठीक है, OBC जैसा राज्य चाहे वैसा करे, वहां भी था यहां भी है, कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम। तो मैंने आपसे कहा ना, पढ़ लो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दे रहा है कि 243T में दोस्तों जनसंख्या के बारे में बताया गया है कि कैसे उनके अनुपात में इसको रखा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा जिला योजना समिति, ये थोड़ा सा हट के, लीक से हट कर मैं चल रहा हूं, क्योंकि अभी तक जितना बात आपने पढ़ा है हर बच्चा पढ़ता है। अगर बहुत अच्छी कोचिंग में चले जाओगे, थोड़ा बड़ा दे दोगे, पैसा खर्चा कर दोगे, तो ये सारी चीजें हो सकता पढ़ा दी जाए। इस लेवल पे नहीं, थोड़ा सा कम लेवल पे पढ़ा दी जाती है, लेकिन यहां से चीजें नहीं है। सुनिए ध्यान से, करा जिला योजना समिति, दोस्तों इसके बारे में बताया गया 243ZD, किसमें? ZD में। याद रहेगा आपको, D फॉर डिस्ट्रिक्ट याद रखेगा, जिला के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में किसमें बताया गया है? जिला योजना समिति ZD, एकदम आखिरी, Z एकदम आखिरी और D याद रखेगा। करा प्रत्येक राज्य, यहां पर देखिए, प्रत्येक राज्य जिला योजना समिति बनाएगा, यानी हर राज्यों में जिला योजना समिति बनाई जाएगी। जिले में पंचायत और नगर पालिका बनाई जाएगी और उसके द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित कर पूरे जिले के लिए विकास योजनाएं भी तैयार की जाएंगी। दोस्तों सारा मुद्दा क्या है? वही स्थानीय स्वशासन वाली बात है। जैसे स्थानीय स्वशासन गांव के लोगों को इतना सक्षम बनाना था कि वो अपनी समस्याओं से खुद ब खुद रूबरू हो सके, उसी तरह से शहर के लोगों को इतना सक्षम बनाना है कि अपनी समस्याओं से रूबरू हो सके, वो खुद सॉल्व कर ले अपनी समस्या को। तो बस यही सिस्टम चल रहा है। तो कहा गया कि राज्य से कहा गया कि राज्य बनाएगी क्या? जिला योजना समिति बनाएगी, और जिला योजना समिति क्या करेगी? पंचायतों और नगर पालिकाओं के माध्यम से योजनाएं बनाएगी और उसको प्रसारित करेगी कि ये चले योजनाएं। तो ये है। आगे देखिए, लेकिन इसमें जो सदस्य होंगे इस योजना समिति, भाई कुछ लोग होंगे ना यहाँ मेंबर, अब किसको मेंबर बनाया जाए? तो कहा गया इसके 4/5 सदस्य, इसके 4/5 सदस्य नगर पालिका और पंचायत से ही चुने जाएंगे। जो पंचायत के सदस्य होंगे पहले, उसी में से इनको जो है रखा जाएगा इस वाले कमेटी में, ताकि विकास और अच्छे से हो सके। भाई जो नगर पालिका के सदस्य हैं उनको पता है कि क्या कमी है, जरूरत क्या है। अगर उन्हें रखा जाएगा तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। कर महानगर योजना समिति, जिस तरह से दोस्तों जिला योजना समिति था, उसी तरह से महानगर योजना समिति भी है। महानगर योजना समिति, महानगर में कैसे हम इस तरह की समिति बनाएं? है ना, संपूर्ण महानगर के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है। ठीक है, और उसका जो अध्यक्ष होता है वो जो है राज्य को अपनी रिपोर्ट भी भेजता है। मेंबर कहां से आएंगे? करा 2/3 मेंबर नगर पालिकाओं के सदस्य और पंचायतों के जो अध्यक्ष होते हैं उनसे आते हैं, और बाकी जो है अलग से निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, और बाकी बचे हुए कहां आते हैं? कुछ सदस्य विधानमंडल से भी लिए जाते हैं। तो इतना दोस्तों याद रखिएगा। अगर इतनी बात याद रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको इस चैप्टर में कोई डाउट होना चाहिए। दोस्तों समय निकालकर मैं इससे संबंधित MCQ भी लेकर आता हूं, और जितना क्वेश्चन आज तक परीक्षा में बना है सब एक बार में पढ़ा देता हूं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा क्लास। आपके बेहतर भविष्य के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, और कुल मिलाजुलाकर हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए, आपका सिलेक्शन, बस इतना सा चाहिए। इतनी इच्छा पूरी कर दीजिए, बदले में इच्छा हो चाहे शेयर कीजिए चाहे मत शेयर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन मस्ट है। आप पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, देश सुधरेगा। ठीक है, तो मुद्दा देश का है, मुद्दा चैनल चलने का नहीं है। चैनल आज नहीं तो कल चलेगा, जिसको अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर हम अपना कर्म अच्छा करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है लोग भी अच्छा कार्य हमारे साथ करेंगे। बाकी आपकी दुआ है, जैसा आप लोग चाहें वैसा करें। चैनल आपका भी है, सिर्फ हमारा नहीं है। अगर आपको लगता है कि बेहतर चैनल है और ये आगे की भविष्य को सुधार सकता है, बना सकता है, तो चैनल को आप शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।